हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवरोत। दोस्तों, आज का टॉपिक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड उन क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो अब तक किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग कई भागों में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली का युग्मन होता है। ऑप्शन है विद्युतीय, यांत्रिक, चुंबकीय, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जैसा हम लोग पता है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है। जैसा कि दिख रहा है, इनमें किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है, कोई विद्युत कनेक्शन नहीं है, और ये दोनों यांत्रिक रूप से भी किसी प्रकार से जुड़े नहीं हैं। तो ये जुड़े कैसे होते हैं? चुंबकीय रूप से। इनको फ्लक्स आपस में जोड़ता है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक प्रवर्धक है, गतिज मशीन है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थैतिक मशीन है, रोटरी कन्वर्टर है। तो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करती है। अब चूंकि ये स्थैतिक मशीन है, ठीक है, तो ये स्थैतिक इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो दोस्तों, ये प्रेरण के सिद्धांत पे काम करने वाली स्थैतिक मशीन है। यदि दो वाइंडिंग वाले, सामान्यतः दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की बात की जाए, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। म्यूचुअल है ना। और यदि ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, तो केवल स्पेशली केस में ऑटो ट्रांसफार्मर की बात की जाए, तो ये ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। सेल्फ इंडक्शन है ना। तो ऑटो ट्रांसफार्मर छोड़कर बाकी सभी ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर पटलित करने का उद्देश्य। ऑप्शन है ताम्र हानियाँ कम करना, अधिक वोल्टता उत्पन्न करना, लौह हानियाँ कम करना, आवृत्ति में परिवर्तन को कम करना। तो दोस्तों, आयरन लॉस जो होता है पीआई, वो ईडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस के योग के बराबर होता है। और ईडी करंट लॉस क्या होता है? ये होता है कि ईडी करंट गुणांक बी मैक्स स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू भी। तो यहाँ देख रहे हैं टी स्क्वायर, ये टी क्या है? ये कोर की मोटाई है। तो ये मोटाई यदि बढ़ती है, मोटाई ज़्यादा होती है, तो ईडी करंट लॉस ज़्यादा होगी, है ना। तो इसलिए कोर को पतलित किया जाता है, उसको पतली पतली पत्तियों में डिजाइन किया जाता है, जिससे ईडी करंट लॉस कम हो। ईडी करंट लॉस कम होगा तो आयरन लॉसेस भी कम हो जाएंगी, है ना। तो इसका ऑप्शन लौ हानियों को कम करना। चौथा क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी धारा शून्य है, इसका अर्थ है ट्रांसफार्मर पर पूर्ण भार संयोजित है, ट्रांसफार्मर पर कोई भार नहीं है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली लघुपतित है, लौह हानियाँ बराबर ताम्र हानियाँ। फ्रेंड्स, क्या होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। कह रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका प्राइमरी सोर्स से जुड़ा हुआ है, जबकि सेकेंडरी में कोई धारा फ्लो नहीं हो रही है। तो किसी परिपथ में धारा कब नहीं फ्लो होती है? जब उसका परिपथ पूरा नहीं होता है ना। तो इसका पूरा कब होगा परिपथ? जब इस पर लोड दिया जाएगा। तो जब लोड नहीं रहेगा तब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा ट्रांसफार्मर पर कोई भार नहीं है, ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन है, शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में हानियाँ शून्य होती हैं। आयरन लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉसेज। केवल लौह हानियाँ होती हैं, केवल कॉपर हानियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, अभी हम लोग डिस्कस किया कि ट्रांसफार्मर में जब कोई लोड नहीं होता है तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, आई इक्वल टू 0। तो उस समय प्राइमरी वाइंडिंग में केवल आई नॉट करंट फ्लो होगी, आई 0। और आई 0 की वैल्यू कितनी होती है? 2 से 5%। 2 से 5%। और भी 2 से 5% किसकी? फुल लोड करंट की। जो फुल लोड करंट होती है ट्रांसफार्मर की, उसकी केवल 2 से 5%। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में जो ताम्र हानियाँ होती हैं वो आई स्क्वायर आर होती हैं।
है ना। जब आई की वैल्यू बहुत कम 2 से 5%, इससे भी कम हो सकती है, ये अधिकतम है 5%, ठीक है। तो बहुत कम होती है जिसके कारण ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेज बहुत कम होती हैं, है ना, तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो केवल ट्रांसफार्मर में क्या होती हैं, केवल लौ हानियाँ ही होती हैं, है ना। तो ऑप्शन सी सुन लो, ट्रांसफार्मर में केवल लौ हानियाँ होती हैं। छठा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है आवृत्ति, वोल्टेज, धारा एवं वोल्टेज। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, और क्या परिवर्तित नहीं करता है, पावर और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। यदि प्राइमरी का पावर P=V1I1 है, सेकेंडरी का V2I2, तो यदि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगी, और यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट कम होगी। क्यों? क्योंकि पावर कांस्टेंट है, जितनी पावर इधर प्राइमरी में उतनी पावर सेकेंडरी में, है ना। तो पावर स्थिर है, इसलिए सेकेंडरी साइड में जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, धारा और वोल्टेज, यहाँ देखा ना, धारा और वोल्टेज दोनों चेंज हो रहा है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, धारा और वोल्टेज को चेंज करता है, परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, दो कुंडली वाले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज सदैव बराबर होती हैं, परस्पर विपरीत कला में होती हैं, समान कला में होती हैं, सेकेंडरी में प्रयुक्त लोड पर डिपेंड करती हैं। अभी जैसा कि हम लोग डिस्कस किया था कि प्राइमरी वोल्टेज V1 वोल्टेज की बात हो रही है, और सेकेंडरी वोल्टेज, ये दोनों वेक्टर आरेख वाले वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ दिख रहा है दोनों का वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मीन्स कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं ना, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, परस्पर विपरीत कला में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज ट्रांसफार्मेशन अनुपात के होता है E2/E1, V1/V2, N1/N2, I2/I1। तो फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोग पता है ट्रांसफार्मेशन में क्या होता है, N2/N1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू क्या होता है, K, है ना, ट्रांसफार्मेशन रेशियो। तो यहाँ पर देख रहे हैं इससे क्या, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए, E2/E1। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर में ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन का अर्थ है किसी संयोजित भार का शक्ति गुणक इन पावर फैक्टर शून्य है, इकाई है, अग्रगामी है, पश्चगामी है। तो वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का नेगेटिव केवल लीडिंग पावर फैक्टर पे ही हो सकता है, लीडिंग पावर फैक्टर पर, है ना, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना, केवल लीडिंग पावर फैक्टर पे ही। जबकि यूनिटी पावर फैक्टर होगा, इस पर 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, है ना। और लैगिंग के केस में लैगिंग पावर फैक्टर पर केवल पॉजिटिव, है ना। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, लैगिंग पर केवल पॉजिटिव, यूनिटी पर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और लीडिंग पावर फैक्टर पर 3 हो सकता है, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, सी, अग्रगामी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर पर शून्य भार परीक्षण करने का उद्देश्य है कॉपर हानियाँ ज्ञात करना, चुंबकन धारा I0 ज्ञात करना, चुंबकन धारा एवं शून्य भार हानियाँ ज्ञात करना, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी ज्ञात करना। तो ये
4 ऑप्शन है ABCD क्रम से, दिया नहीं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स क्या होता है, नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर के केवल आयरन लॉसेज ही होते हैं, आयरन लॉसेज या कोर लॉसेज, है ना, यही शून्य बार हानियाँ होती हैं। और इसमें नो लोड करंट फ्लो होती है, और नो लोड करंट क्या होती है, वो जो चुंबकन धारा होती है आई म्यू प्लस वर्किंग करंट आई डब्ल्यू, इन दोनों का सम होती है। तो आई नॉट, आई म्यू और आई डब्ल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं नो लोड टेस्ट से, है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करने में दिक्कत थोड़ी भी नहीं होगी यदि आप मेरा सभी वीडियो ट्रांसफार्मर से संबंधित जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएगा, देख लेंगे, 1% दिक्कत नहीं होगा ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफार्मर विदर का कार्य, ट्रांसफार्मर तेल को फिल्टर करना, वायु की नमी को कम करना, शीतल हवा की व्यवस्था करना, ट्रांसफार्मर तेल के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा वायु की नमी को कम करना। ट्रांसफार्मर विदर का काम होता है, कुछ इस आकृति में बेलनाकार आकृति में होता है, और इसके पाइप के द्वारा कंजर्वेटर से जुड़ा होता है, और इसमें भरा होता है सिलिका जेल। तो सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है नमी को एब्जॉर्ब करना, है ना। तो ट्रांसफार्मर की शोधन क्रिया में जब बाहर की हवा अंदर जाती है तो ये बीदर से होकर ही जाती है ना। और बीदर में क्या होता है, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल का काम होता है नमी को एब्जॉर्ब करना, तो वो बाहर की हवा में जो मॉइस्चर होते हैं, जो नमी होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो वायु की नमी को कम करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वोल्टता 200 वोल्ट तथा द्वितीयक धारा 2 एम्पियर। यदि वर्तन अनुपात 1:5 हो तब द्वितीयक वोल्टता, है ना, यहाँ टर्न रेशियो दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात नहीं दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है N2/N1, है ना, लेकिन यहाँ टर्न रेशियो क्या होता है N1/N2। वो कितना दिया है 1/5। अब रिलेशन हमें पता है N1/N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E1/E2, है ना। जस्ट इसका उल्टा होता है, अपोजिट कर देंगे टर्न रेशियो के केस में, है ना। चाहे E2/E1 लिखें इक्वल टू सर N2/N1 इक्वल टू E2/E1, या फिर इसका उल्टा, है ना। तो यहाँ पर हमें पता है N1/N2 1/5, और E1 पता है कितना 200 वोल्ट, और E2 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 1000 वोल्ट, है ना। तो ऑप्शन ए 1000 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है वनस्पति तेल, कुकिंग गैस तेल, फिश तेल, खनिज तेल। तो दोस्तों इसको याद रखिए, ट्रांसफार्मर ऑयल मिनरल ऑयल होता है ना, मिनरल ऑयल, इसको याद रखिए, ट्रांसफार्मर मिनरल ऑयल भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में लौ हानियाँ 600 वाट है। यदि ट्रांसफार्मर उच्चतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तब उसमें ताम्र हानियाँ 300 वाट, 1200 वाट, 600 वाट, 900 वाट। दोस्तों ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी जब होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, उस समय आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस, है ना, दोनों इक्वल होते हैं, है ना, PI इक्वल टू PC। तो यहाँ पर लौ हानियाँ कितनी है 600 वाट, तो आयरन लॉसेस भी कितनी हो जाएगी 600 वाट, है ना, ऑप्शन सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम करता है वोल्टेज, शक्ति, धारा, आवृत्ति। चूँकि आवृत्ति को वो चेंज नहीं कर सकता है, पावर को भी चेंज नहीं कर सकता है, चेंज क्या करेगा वोल्टेज को, वोल्टेज चेंज होगा तो उसी अनुपात में धारा भी चेंज होगी, है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है, पावर तो कांस्टेंट होगा, है ना, जितनी पावर इधर प्राइमरी में उतनी पावर सेकेंडरी में। तो कह रहा है वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर स्थिर रहेगा, तो करंट क्या होगी कम हो जाएगी, है ना, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी। तो धारा को कम करता है क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कोर का पदार्थ फेराइट, कार्बन, लकड़ी, एल्युमिनियम का बना होता है। तो दोस्तों याद रखिए, हाई फ्रीक्वेंसी
वाले ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, इसको याद रखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग आयल, कुंडलियाँ, कोर, फ्रेम। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में कॉयल ऐसा पार्ट है जहाँ पर कापर लॉसेस होती हैं और सबसे अधिक हानियाँ कॉयल में ही होते हैं, वाइंडिंग में होती हैं। तो सबसे अधिक हीट भी कॉयल में ही, कुंडलियों में ही उत्पन्न होंगी, है ना। तो सबसे अधिक हीट कहाँ होगी? कुंडलियों में। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफार्मर में उच्चतम दक्षता के लिए शर्त। ऑप्शन ए हिस्टैसिस हानियाँ इक्वल टू भंवर धारा हानियाँ, संपूर्ण हानियाँ इक्वल टू 1/2 ताम्र हानियाँ, कोर हानियाँ इक्वल टू हिस्टैसिस हानियाँ, ताम्र हानियाँ इक्वल टू लौह हानियाँ। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं ये दोनों सेम है, ये गलत हुआ, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। हिस्टैसिस हानियाँ और भंवर धारा हानियाँ बराबर नहीं होती हैं। तो अधिकतम इफिशियंसी के लिए क्या होता है? ताम्र हानियाँ कापर हानियाँ के बराबर हो जाती हैं। उस समय ट्रांसफार्मर ज़्यादा इफिशियंट होता है और इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिए, अधिकतम इफिशियंसी के लिए ये कंडीशन है, PC इक्वल टू PI, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसफार्मर में लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने वाली हानियाँ। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉसेस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ओके, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भंवर धारा, कोर, हिस्टैरिसीस, ये सब क्या हैं? सब आयरन लॉसेज ही हैं। तो ताम्र हानियाँ ये क्या होती हैं? I²R। और ये डिपेंड करती है लोड पर। क्यों? क्योंकि जो लोड करंट होती है IL, ये पूरी तरह से डिपेंड होती है लोड पर। जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ेगा वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। लोड बढ़ा तो करंट भी इंक्रीज होगी। तो क्या हुआ? ताम्र हानियाँ लोड पर डिपेंड होती हैं, है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स घनत्व बढ़ाने पर प्रेरित वोल्टता की तरंग आवृत्ति विकृत हो जाएगी, द्वितीय कुंडली में प्रेरित वोल्टता की आवृत्ति कम हो जाएगी, भंवर धारा हानियाँ कम हो जाएंगी, ट्रांसफार्मर का आकार छोटा करना संभव हो सकेगा। तो ऑप्शन डी सही है, ट्रांसफार्मर का आकार छोटा करना संभव हो सकेगा। क्या होता है EMF इक्वेशन ट्रांसफार्मर का? इक्वल टू 4.44 φm/F × N वोल्ट, है ना। तो φm इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर φm की जगह लिख देंगे BA, φ=BA होता है, BMA/F/N। तो यहाँ से दिख रहा है फ्लक्स घनत्व बढ़ेगा। अब चूँकि EMF तो कांस्टेंट होता है ना, ये वोल्टेज कांस्टेंट रखा जाता है, वोल्टेज अप डाउन नहीं करता है ना। तो एक निश्चित वोल्टेज के लिए अगर फ्लक्स घनत्व हमें ज़्यादा मिल रहा है तो कोर का जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ना B प्रोपोर्शनल 1/A होगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे जैसे फ्लक्स घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे कोर की साइज़ कम हो जाएगी, हमें कम कोर में अधिक फ्लक्स मिलेगा, जिससे हमें उतने EMF कम क्षेत्रफल में कम कोर के साइज में मिल जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक वास्तविक ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर धारा तथा अप्लाइड वोल्टेज के मध्य कोण होता है लगभग कितना? 60 अंश, 80 अंश, 30 अंश, 50 अंश। तो प्राइमरी वोल्टेज V1 और नो लोड करंट I0, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है लगभग 90 अंश। 90 अंश थोड़ा सा कम रहता है, तो 80-90 के बीच में, या फिर कह सकते हैं। तो इससे मिलता जुलता आंसर कौन सा है? हमारा ऑप्शन बी। याद रखिए पूरा 90 नहीं होता है, 90 से कुछ कम होता है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये फैक्ट आप लोग याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पूर्ण लोड पर एक ट्रांसफार्मर में कापर हानियाँ 400 वोल्ट हैं, अर्ध लोड पर कापर हानियाँ क्या होंगी? कापर लॉसेज जो होती हैं लोड करेंट IL²R, है ना। तो
फुल लोड पर टोटल कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर है। जब लोड हाफ हो गया तो जो धारा होती है लोड करेंट वो लोड के समानुपाती होती है ना। लोड हाफ हो जाएगा तो करेंट भी हाफ हो जाएगी, है ना। तब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू अब IL/2 का स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा IL स्क्वायर R अपॉन 4, है ना। तो पहले वाली लास का 1/4 तो क्या हो जाएगा 400/4 कितना आया 100 वाट, है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वितरण ट्रांसफार्मर्स की आल एफिशिएंसी उत्तम होती है क्योंकि उनमें लौ हानियाँ कम होती हैं, कॉपर हानियाँ कम होती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लौ हानियाँ कम होती हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है या कह सकते हैं उसको सप्लाई कंटिन्यू मिलता रहता है ना। 24 घंटे या फिर कह सकते हैं अधिक से अधिक टाइम तक उसको ऑन रखा जाता है, सप्लाई से जोड़ कर रखा जाता है। जबकि सेकेंडरी साइड में लोड की वैल्यू या फिर लोड का मान कभी कम कभी ज़्यादा, है ना, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, कभी जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए लोड पर डिपेंड लॉसेज जो I/R कॉपर लॉसेज होते हैं इनको महत्व कम दिया जाता है, क्योंकि ये बराबर हमेशा लोड होता ही नहीं है ट्रांसफार्मर पर। जबकि प्राइमरी साइड में सप्लाई कंटिन्यू रहती है, इसलिए आयरन लॉसेस हमेशा होती रहती हैं। तो इसलिए आयरन लॉसेस को महत्व दिया जाता है और इसको कम रखने के लिए इसकी कोर को ऐसे पदार्थ से डिजाइन की जाती है जिससे कि इनका आयरन लॉसेस कम से कम हो, है ना। तो इसलिए लौ हानियाँ कम होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में सबसे छोटा ट्रांसफार्मर कौन सा है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो सेम है, चेंज क्या है दोनों का फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और कोर का एरिया ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ट्रांसफार्मर का जो कोर का एरिया होगा उसको कम करना पड़ेगा, उतनी ही पावर को जनरेट करने के लिए, है ना। 1 kVA दिया है, जो भी kVA रेटिंग दिया रहता है ट्रांसफार्मर का, समान kVA क्षमता का ट्रांसफार्मर है। तो यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एक नियत वोल्टेज या कांस्टेंट वोल्टेज स्थिर रखने के लिए हमें उसकी कोर की साइज कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इस क्षमता का ट्रांसफार्मर क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज पर ओपन सर्किट टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य है कॉपर हानियाँ ज्ञात करना, लौ हानियाँ ज्ञात करना, संपूर्ण हानियाँ ज्ञात करना, इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करना। तो यहाँ पर लौ हानियाँ ज्ञात करना, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट मीन्स होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखना, इस पर कोई लोड नहीं देना, है ना। कोई लोड नहीं होता है तो सेकेंडरी में कोई करंट नहीं फ्लो होती है, I2 = 0। जबकि प्राइमरी साइड सप्लाई से जुड़ा रहता है रेटेड वोल्टेज से। तो प्राइमरी में क्या फ्लो होती है I0 करंट, जो कि बहुत कम होती है, 2 से 5% लगभग फुल लोड करंट की। तो कॉपर लॉसेज डिपेंड करती है धारा पर, धारा की वैल्यू कम तो कॉपर लॉसेज लगभग 0। तो कौन सी हानि होंगी, केवल आयरन लॉसेज, है ना, केवल आयरन लॉसेज इसमें होती हैं ओपन सर्किट टेस्ट में। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।